दोस्तों, आपने आज तक कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज का एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक तेलुगु साइंस फिक्शन स्टोरी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी का नाम है आरंभव और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जनरेटर को ऑन कर रही होती है। यहीं से सीन सीधा एक जेल में शिफ्ट होता है जहां एक कैदी लाइफ से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में बताने लगता है कि पता नहीं हमारे पास कितनी जिंदगियां हैं, हमें अपने अगले पल की खबर नहीं और हम ऐसे ही अपनी जिंदगी को निकालते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ हमें कहां से कहां ले जाती है, लेकिन फिलहाल मेरी लाइफ मुझे यहां तक ले आई है और अब मैं अपने आखिरी कुछ पलों को जी रहा हूं, जिसके बाद मैं यहां से जाने वाला हूं। शायद उस कैदी को कोर्ट में ले जाने या फांसी लगाने के लिए वो इस कैदी से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगते हैं। इसके बाद वो कैदी फिर हम लोगों से कहता है, आखिरकार ये वक्त क्या है? क्या घड़ी की सुई जो टिक टिक करती है, क्या यही वक्त है या सूरज का निकलना डूबना इसे वक्त कहते हैं? अगर इसे ही वक्त कहते हैं तो जैसे डूबा हुआ सूरज दोबारा निकलकर नहीं आता, अगर सूरज की तरह हम भी हमारे वक्त के पीछे जा सकें तो शायद कितनी सारी चीजों को हम बदल सकते हैं। हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, बिगड़ी हुई चीजों को बना सकते हैं, जिसके बाद शायद इन जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, दूसरी तरफ वो लड़की किसी आदमी के पास आती है और कहती है कि थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा, जिसके बाद ये आदमी इस लड़की को अपनी डायरी दे देता है और वो लड़की इसे पढ़ने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ उस जेल में कुछ अजीब सा होने लगता है। अचानक सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और कुछ चीजें तो अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई भूकंप आया हो। वहीं अगली सुबह पुलिस वालों को पता चलता है कि उस जेल में से वो कैदी गायब है। ये खबर मिलते ही सारी जेल में उस कैदी की तलाश होना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो कैदी तो नजर ही नहीं आता। इस बीच एक कैदी गणेशा नाम के दूसरे कैदी के पास आकर कहने लगता है, अरे भाई, पता है मिगल अपने सेल से भाग निकला है, लेकिन जेल का दरवाजा बंद ही था, पता नहीं वो कैसे भाग गया। सारे पुलिस वाले मिगल की तलाश कर रहे हैं और जेलर गिरगी ने यहाँ 2 लोगों को बुलाया है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब तो मिगल गया काम से, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके थोड़ी देर बाद ही 2 डिटेक्टिव्स जेल में आते हैं, जिसमें एक होता है चैतन्य और दूसरा उसका असिस्टेंट माधवा। वो दोनों जेलर गिरगी से मुलाकात करते हैं और उस मिगल नाम के कैदी के बारे में पूछने लगते हैं कि मिगल यहाँ पर कितने दिनों से रह रहा था। जेलर बताता है तकरीबन 2.5 साल से, लेकिन सर वो बहुत ही अच्छा आदमी था, न कभी किसी से झगड़ा करना, बस अपने काम से काम रखना। वो सिर्फ अपनी डायरी लिखने में लगा रहता था, लेकिन इतने टाइम बाद अचानक पता नहीं कैसे जेल से भाग गया। आप प्लीज जल्द से जल्द उस मिगल को ढूंढिए। ये सब सुनने के बाद चैतन्य और माधवा मिगल की सेल के पास जाते हैं तो सच में सेल का दरवाजा लॉक ही था। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ना तो मिगल ने ताला तोड़ा था, ना दीवार तोड़ी, ना जमीन पर कोई गड्ढा खोदा, और ऊपर से इस जेल में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो इन सारे लोगों को चकमा देकर आखिरकार मिगल यहाँ से कैसे भाग सकता है? तभी जेलर चैतन्य को मिगल की डायरी लाकर दे देता है, जिसमें गणेशा का जिक्र होता है कि गणेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो चैतन्य और माधवा गणेशा को अपने पास बुलाकर मिगल के बारे में सब बताने के लिए कहते हैं कि आखिरकार वो मिगल कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया। गणेशा कहता है कि सर, जब पहली बार पुलिस वाले मिगल को गिरफ्तार करके जेल में ला रहे थे, तभी अचानक रास्ते में पुलिस की जीप खराब हो गई थी। तब मिगल ने ही उस जीप को ठीक किया था। उस वक्त मिगल के पास भागने का मौका था, लेकिन तब वो नहीं भागा। लेकिन आज मिगल के पास मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो यहाँ से भाग गया। आगे वो बताता है कि मिगल थोड़ा अलग था, बहुत ही शांत। वो हमेशा अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक दिन किसी कैदी ने मिगल की डायरी छीन ली थी। उस वक्त मिगल को बहुत गुस्सा आया और उसने उस कैदी को बहुत मारा भी था। इसके बाद मैंने मिगल की डायरी उसे लाकर दे दी। तब से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसके साथ ही साथ अब हमें मिगल की स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल मिगल जब छोटा बच्चा था तब वो एक छोटे से एंटीने को चुराने के लिए एक साइंटिस्ट के घर में घुस गया था। उस साइंटिस्ट का नाम होता है सुब्रमण्य राव। अब धीरे धीरे राव और मिगल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिगल भी राव के काम में उसकी मदद करने लगता है और राव के पास ही अपना ज्यादा समय बिताने लगता है और इसी तरह वो बड़ा भी हो जाता है। तभी एक दिन राव अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में मिगल को बताता है कि दरअसल वो देजावू के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
राव कहता है कि हमारी जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन की तरह है जो ए पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट तक जाती है। अगर हम इस लाइन के एंड्स को मिला दें तो इसका सर्कल बन जाता है। मतलब अगर कोई भी इंसान कहीं से भी स्टार्ट करे तो वो गोल गोल घूमता ही रहेगा और उसका एंड नहीं होगा। अगर इसी को हम टाइम से कंपेयर करें तो शायद गुजरी हुई घटनाएं बार बार गुजरती रहेंगी और इसी को कहते हैं डेजा वू। इसके बाद हम मिगल की माँ को देखते हैं जो हमेशा मिगल को डांटते ही रहती है कि क्यों तुम फालतू में अपना टाइम उस बूढ़े आदमी के साथ खराब कर रहे हो। लेकिन मिगल को राव के एक्सपेरिमेंट्स में हाथ बटाना बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ तक कि मिगल सिर्फ रात को सोने के लिए ही घर आता था, बाकी पूरा टाइम राव के साथ ही रहता है। तभी एक दिन वासंती नाम की एक लड़की राव के घर आती है और कहती है कि सर, मैं हैदराबाद से आई हूँ, मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है, मेरे प्रोफेसर पाटिल सर ने आपके बारे में बताया, मैं आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। यहाँ राव वासंती से झूठ कहने लगता है कि अरे बेटा, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, मैं पाटिल से बात करके तुमको दूसरे प्रोफेसर के पास भेज दूंगा, फिलहाल आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल हैदराबाद के लिए निकल जाना। ये सुनकर वासंती इसके लिए मान जाती है। तभी गांव का एक आदमी राव के घर पर पत्थर फेंकने लगता है, जिसे देखकर मिगल और राव सोचते हैं कि ये पत्थर फेंकने वाला जरूर पुन्ना का ही आदमी होगा। दरअसल राव ने पुन्ना से कुछ पैसे उधार लिए थे जो अभी तक वो चुका नहीं पाया था। दूसरी तरफ हम पुन्ना को देखते हैं जिसके पास उसका एक आदमी आकर कहता है कि भाई, उस मिगल ने हमारी सारी चीजें देख ली हैं। पुन्ना कहता है अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से सारी चीजें छुपा दो, अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो हम उसको देख लेंगे। वहीं राव अपने घर में किसी कमरे में कुछ इलेक्ट्रिक का काम कर रहा होता है। तभी वो मिगल को भी बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प करा सके। तो मिगल कहता है कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया तो 2 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, इसलिए पहले मैं अपने घर जाकर माँ को खाना खिलाकर आता हूँ, बाद में आकर इस काम को करवाता हूँ। लेकिन तभी वासंती इस कमरे में आकर राव से कहती है कि सर, क्या मैं आपके काम में कुछ हाथ बटा सकती हूँ। ये देखकर राव फटाफट से वासंती को कमरे से बाहर लाकर उसको समझाने लगता है कि देखो बेटा, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। वासंती कहती है कि सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा। राव कहता है बात क्रेडिट की नहीं है बेटा, बात जान की है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और इसमें जान भी जा सकती है। वासंती कहती है कि सर, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। ये सुनकर राव को गुस्सा आ जाता है और वो वासंती को अपने घर से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि अब तुम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से वापस चली जाओ। तभी वासंती यहाँ एक राज खोलती है कि मेरा नाम वासंती नहीं, शारदा सुब्रमण्य राव है और मैं आपकी ही बेटी हूँ। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ साल पहले राव ने अपने बेटे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उसके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से राव की बीवी ने राव को छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद राव ने सोच लिया कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इसलिए वो वहाँ से निकलकर मिगल के गांव में शिफ्ट हो गया। इसके कुछ सालों बाद ही राव की पत्नी की मृत्यु हो गई और शारदा अकेली ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ये सुनकर राव बहुत दुखी होने लगता है और अपनी बेटी को देखकर बार बार उसे सॉरी भी बोलता है और उसे यहीं पर रहने के लिए भी बोलता है। वहीं मिगल अपने घर पहुंचता है। दरअसल मिगल की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती थी, इसलिए वो खाना बनाने आया था। लेकिन वो देखता है कि आज उसकी माँ ने खाना पहले ही पका दिया है। यहाँ मिगल अपनी माँ को शारदा के बारे में बताने लगता है कि आज मैं राव सर की बेटी शारदा से मिला। मिगल की माँ कहती है किसी दिन उस लड़की को हमारे घर पर भी लेकर आना। अब जब मिगल वापस राव के पास आता है तो राव मिगल से भी सॉरी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मिगल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि राव सर, मेरी जिंदगी में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेरे लिए आप एक वरदान की तरह हैं। अगर मेरी लाइफ में आप नहीं होते तो मेरी लाइफ के कोई मायने ही नहीं होते, मैं शायद छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। इस तरह से मिगल राव को दिलासा देने लगता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। यहाँ सारी बातें सुनने के बाद माधव चैतन्य से कहता है कि सर, आप जल्दी चलिए, वो मिगल वहीं राव के पास ही होगा। चैतन्य कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अब हम राव को कहाँ ढूंढेंगे। तभी गणेशा इन दोनों से बोलता है कि ये आप क्या बातें कर रहे हो, क्या आपने उसके केस की फाइल स्टडी नहीं की? मिगल ने राव का कत्ल किया, तभी तो वो जेल में आया था। ये सुनने के बाद चैतन्य और माधवा के होश उड़ जाते हैं
और सोचने लगते हैं कि जो मिगल राव को अपना आइडल मानता था, उसे पूजता था, वो राव का ही खून क्यों करेगा। यहाँ गणेशा कहता है कि एक रात झगड़े के दौरान राव का घर जल गया था और ये बातें खुद मिगल ने कोर्ट में बताई थी। अब इसी के साथ सीन वापस फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ राव अपनी बेटी शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। वो कहता है कि कभी कभी अपनी डेली लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि हम ये चीजें पहले भी कर चुके हैं, हम इस जगह पहले भी आ चुके हैं, हम इस पल को पहले भी जी चुके हैं। कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस या फिर सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी जिंदगी में वो घटना पहले ही घट चुकी होती है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है और उसी चीज को हम देजावु कहते हैं। राव बताता है कि टाइम एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा आगे बहता रहता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह। अगर इस नदी के बीचों बीच एक और रास्ता बनाकर पहली पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो ये नदी गोल 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 घूमती रहेगी। सेम उसी तरह हम किसी भी इंसान के टाइमलाइन को आधे में डिवाइड करके पहले पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो वो लूप में ही फंस जाएगा। उसके साथ जो भी मूवमेंट्स गुजर रहे थे वो बार बार होते रहेंगे। और इन्फिनिटी लूप की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा रिस्क है कि अगर कोई बंदा इस लूप के बाहर नहीं आ पाया तो वो वहीं पर फंसा रह जाएगा। अब उसी दौरान उस कमरे की विंडो बार बार ओपन होती रहती है और राव बार बार उस विंडो को बंद करता रहता है। वहीं इसके बाद मिगल शारदा को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है। यहाँ ये तीनों काफी सारी बातें करने लगते हैं। अब दूसरे दिन मिगल अपनी नई शर्ट को इस्त्री करने लगता है। ये देखकर उसकी माँ उसे चिढ़ाने लगती है कि ये सब तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो ना, अब वैसे भी तुम नई शर्ट पहनने वाले हो तो एक फोटो भी खिंचवा लो। ऐसा कहकर वो बार बार मिगल को अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, लेकिन मिगल बात को टालते हुए कहता है कि कल एक जरूरी एक्सपेरिमेंट है, किसी और दिन चलेंगे। इसके बाद मिगल शारदा को अपना सारा गाँव घुमाने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। अब कल ही एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है तो शारदा मिगल को हौसला देते हुए कहती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ सही चलेगा। यहाँ पर एक बात ये भी है कि राव अपना एक्सपेरिमेंट मिगल से ही करवाने वाला था। अब फाइनली वो समय आ जाता है जब एक्सपेरिमेंट होने वाला था। यहाँ राव पहले ही सब कुछ रेडी कर चुका होता है और साथ ही मिगल को भी हौसला देने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही से चलेगा। इसके बाद राव मिगल के सर पर 2 वायर्स कनेक्ट करके उसको एक बक्से में सुला देता है। उस बक्से में पानी भी होता है और जब राव अपनी मशीन को ऑन करता है तभी अचानक उस कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिगल एक बहुत ही अजीब जगह पर आ चुका है और राव का मानना है कि इसी प्लेस को एम्प्टी स्पेस कहते हैं। इधर मिगल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन बाद में मिगल वापस होश में आ जाता है और इसने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ राव को बताने लगता है। राव कहता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है, जल्द से जल्द हमको इस बारे में पता लगाना होगा। लेकिन तभी पुन्ना अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आ धमकता है, क्योंकि अभी तक राव ने उसके पैसे नहीं चुकाए थे। उसे यहाँ देखकर राव कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल या परसों तक मैं पैसे लौटा दूंगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिगल की माँ ने भी पुन्ना से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे मिगल थोड़ा थोड़ा करके चुका रहा था। लेकिन मिगल पुन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब अगले सीन में मिगल शारदा को लेकर एक कॉफी शॉप पर जाता है। कॉफी पीने के बाद जब बिल पे करने की बारी आती है तो दुकान वाला मिगल से बैलेंस पूछने लगता है। ये सुनकर मिगल गुस्से में कहता है कि कौन सा बैलेंस, मैंने कब तुम्हारी दुकान से उधार की चाय पी है। लेकिन बात बढ़ती देख शारदा मिगल के पैसे उस दुकान वाले को देकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मिगल वापस शारदा को अपने घर पर लेकर आता है तो यहाँ उसे पता चलता है कि मिगल की माँ मर चुकी हैं। अब जब मिगल अपनी माँ की अंत्येष्टि को दाग दे रहा होता है तो पुन्ना अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है और मिगल से अपने पैसे वापस मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ का चेहरा देखकर तुम्हारी माँ से पैसे नहीं मांगे, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ जा चुकी है, या तो अब तुम मेरे पैसे वापस कर दो या फिर अपना घर मेरे नाम कर दो। यहाँ राव पुन्ना को डांटने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि कहाँ पर आकर क्या बात कर रहे हो। लेकिन पुन्ना राव को ही उल्टा चुप करा देता है कि ये हमारे गांव का मामला है, आप चुप रहिए। तभी मिगल को गुस्सा आ जाता है, वो पुन्ना से भिड़ जाता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा मारपीट होने लगती है।
ये देखकर गांव वाले इन दोनों को किसी भी तरह से रोक लेते हैं, लेकिन अब मिगल तो कर्जा नहीं चुका पाया, इसलिए वो अपना घर खाली करने का डिसाइड कर लेता है और घर आकर अपनी माँ का सारा सामान और बाकी की चीजें पैक करने लगता है। इसके बाद जब मिगल राव के पास जाता है तो राव मिगल को हौसला देने लगता है। यहाँ मिगल कहता है कि सर, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब मेरी माँ ने प्राण त्यागे तब भी मैं अपनी माँ के पास नहीं था और यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आकर राव से कहता है कि राव सर, आप जल्दी से बाहर आइए, पुन्ना की घास को आग लग गई है और वो इसका सारा इल्जाम मिगल पर डाल रहा है। यहाँ मिगल कहता है कि ये सब पुन्ना की ही चाल है, मैंने उससे मारपीट की और वो उसी का बदला ले रहा है। खैर, इस सब के बाद ये तीनों वापस काम पर लग जाते हैं और एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। यहाँ राव मिगल को एक रिंग देते हुए कहता है कि जब तुम इस एक्सपेरिमेंट से बाहर आओगे तो तुम इस रिंग को उतार दोगे। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर पुन्ना और उसके आदमी आ जाते हैं और राव को बाहर बुलाने लगते हैं, लेकिन राव उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने लगता है। इधर प्रेजेंट डे पर मिगल की डायरी में आगे के कुछ पन्ने खाली होते हैं। तभी गणेशा चैतन्य को बताता है कि सर, उसी रात मिगल अरेस्ट हुआ था, पता नहीं उस रात ऐसा क्या हुआ था, आप थोड़ा आगे चेक करिए। इस तरह से 2 पन्ने पलटने पर ये कहानी कंटिन्यू होती है और सीन वापस फ्लैशबैक में आता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद मिगल कुछ दिन पहले अपने पास्ट में आ जाता है, मतलब जिस दिन राव की बेटी शारदा राव के घर पर आई थी वो उस टाइम पर चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन राव के घर पर पत्थर फेंकने वाला मिगल ही होता है। लेकिन राव और दूसरा वाला मिगल यही सोचने लगते हैं कि ये काम पुन्ना के किसी आदमी का है। अब ये सारी चीजें देखकर ये वाला मिगल शॉक में रह जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और मिगल ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो अपने पास्ट में आ गया। और तभी मिगल को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि इस समय उसकी माँ अभी तक जिंदा थी। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उनकी आवाज सुनकर बहुत खुश होने लगता है। घर आने के बाद मिगल खाना बनाकर अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाने लगता है। आपको याद होगा कि पहले मिगल जब अपने घर आया था तो खाना ऑलरेडी पका हुआ था, तो मिगल ने सोचा था कि वो खाना उसकी माँ ने बनाया है, लेकिन वो खाना दरअसल प्रेजेंट वाले मिगल ने बनाया था। यहाँ मिगल सोच लेता है कि उसकी माँ ने जो भी छोटी छोटी चीजें उससे मांगी थी वो उन सबको पूरा करेगा, लेकिन इससे पहले ये राव से मिलने का डिसाइड करता है और अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर राव के पास जाने लगता है। वहीं उसी जंगल के एक इलाके में पुन्ना के आदमी गांजा बना रहे होते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त मिगल उनकी बातें सुन लेता है और इसी तरह पुन्ना का आदमी भी मिगल को देख लेता है और पुन्ना के पास आकर यही बात बताने लगता है कि भाई, मिगल ने हमारी सारी चीजें देख ली हैं। तो पुन्ना कहता है देख लेने दे, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। दूसरी तरफ मिगल का एक फ्रेंड उसे रास्ते में देख लेता है और कहता है कि मिगल, कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुमको अपनी बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ। अब मजबूरन मिगल को उसकी बाइक पर बैठना पड़ता है। इसके बाद ये बंदा एक चाय की दुकान के पास आकर रुकता है और होटल के अंदर आकर चाय पीने लगता है। मिगल भी इसके साथ अंदर चाय पीने लगता है। तो जब बिल देने का टाइम आता है तो मिगल कहता है कि भाई, मेरे पास पैसे कम हैं। इस पर दुकान वाला कहता है कि ठीक है, अगली बार दे देना, कोई बात नहीं। तो बाद में दूसरी बार जब दूसरा मिगल और शारदा कॉफी पीने के लिए यहाँ पर आए थे तो इस दुकान वाले बंदे ने उस मिगल से पैसे मांगे थे। इसके बाद फाइनली मिगल राव के घर के पास जाता है तो उस वक्त राव मिगल और शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसी समय कमरे की खिड़कियाँ ओपन होने लगती हैं और ये कोई और नहीं बल्कि यही मिगल ओपन कर रहा था। इसके बाद आपने देखा होगा, डिस्कशन खत्म होने के बाद मिगल शारदा को लेकर अपने घर गया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए। तो उस वक्त प्रेजेंट वाला मिगल राव के पास आकर उस अंगूठी को दिखाते हुए कहता है कि सर, आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। ये सुनने के बाद राव बहुत खुश होने लगता है और अपने खोए हुए बेटे को बहुत याद करने लगता है। वो मिगल से कहता है कि 20 साल के बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ है। यहाँ मिगल कहता है कि सर, मेरी माँ मरने वाली है। राव कहता है जो होना है वो होकर रहेगा, अब ये तुम्हारा दूसरा मौका है, अपनी माँ के साथ अच्छे से टाइम बिताओ। तो ये सुनकर मिगल अपनी माँ के पास जाकर उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगता है और उनकी सारी विशेष पूरी करने लगता है। मंदिर ले जाना, शॉपिंग करवाना, मूवी दिखाना, फोटो खिंचवाना।
इस तरह से वो सारा दिन अपनी माँ के साथ बिताकर अपनी माँ को अपने घर के पास ड्रॉप कर देता है और घर जाने के बाद नींद में ही इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसी रात पुन्ना डिसाइड करता है कि वो अपने गांजे का सामान मिगल के घर पर रखवा देगा। तभी पुन्ना की ये बातें मिगल सुनकर उसकी खेती के पास जाकर उसके सारे घास को जला डालता है। अब पुन्ना और उसके आदमी इधर उधर तलाश करने लगते हैं कि तभी पुन्ना को मिगल पर शक होता है और वो मिगल को पकड़कर बहुत मारने लगता है। उसी समय दूसरी तरफ मिगल, राव और शारदा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उसी वक्त पुन्ना अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आ जाता है और राव को बुलाने लगता है, लेकिन तब तक एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था। इधर घर के बाहर पुन्ना और उसके आदमी राव के घर पर मिट्टी का तेल डालकर घर को आग लगा देते हैं। अपने घर को आग लगा हुआ देखकर राव अपनी बेटी को घर से बाहर कर देता है और खुद मिगल की रक्षा करने लगता है। उसी वक्त प्रेजेंट वाला मिगल राव को बचाने के लिए अंदर आता है, लेकिन तब तक राव मर चुका होता है। ये देखकर वो फौरन मेन पावर ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से बॉक्स वाला मिगल होश में आ जाता है और जलते हुए घर को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर मिगल को अरेस्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट डे पर इस डायरी को पढ़ने के बाद चैतन्य और माधवा गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद सीन दोबारा से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहां प्रेजेंट वाला मिगल शारदा के पास आकर असली सच्चाई बताने लगता है कि राव सर का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बीच में ही रुक जाने की वजह से प्रेजेंट वाला मिगल पास्ट में ही रुक गया। ये सब जानकर मिगल और शारदा वापस से उस मशीन को बनाने में लग जाते हैं। तभी एक दिन शारदा पास्ट वाले मिगल के पास जाकर उसकी डायरी हाथ में थमा देती है और अपना प्लान भी उसे बता देती है, जिसके बाद ये दोनों मिगल वॉशरूम में आकर एक दूसरे के शर्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर प्लान ये था कि प्रेजेंट वाला मिगल जेल में जाएगा और पास्ट वाला मिगल शारदा के साथ ही रहेगा और एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करेगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस दिन जब राव का घर जल रहा था तो राव ने अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को घर से बाहर फेंक दिया था, तो वही सारी फाइल्स शारदा के हाथ लग गई थी, जिसकी हेल्प से शारदा दोबारा उस मशीन को रेडी करने में लग जाती है। अब पूरे 2.5 साल तक वो एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में लगी रहती है और जिस दिन ये सफल होता है उस दिन जो मिगल जेल में था वो गायब हो जाता है। मतलब मिगल अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां मिगल की डायरी को पढ़कर इन सारी चीजों का डिटेक्टिव चैतन्य ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। वो माधवा से कहता है कि हमें तो ये सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अगर हम यही बात दूसरों को समझाएंगे तो कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये सोचते हुए दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यही इस मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।